अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम इरशा। तो आज जो है हम बीएसएन नर्सिंग इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मॉक टेस्ट जो हमारे पेड ग्रुप में यानी कि हमारी बीएसएन नर्सिंग की बैच में कंडक्ट की गई थी, थर्ड मॉक टेस्ट, उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे और वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग द एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द बीएसएन नर्सिंग वो कंप्लीट हो सके। यह जो है वो एनटीएस जो टेस्ट कंडक्ट करती है डीएनएस के डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो स्कॉलरशिप की यानी कि स्टाइपेंड बेस्ट सीट्स अनाउंस होती हैं, एडमिशन अनाउंस होते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए ये जो मॉक टेस्ट कंडक्ट की गई थी हमारे पेड ग्रुप में वो आपके साथ आज शेयर की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अनाउंस करता चलूँ आपके साथ, आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं हमारा, वहीं पे वहीं से कांटेक्ट करके हमें अपनी यानी कि एनरोलमेंट जो है ग्रुप में करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो है 3 माह की बैच होगी जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो कि है केमिस्ट्री पोर्शन से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एमसीक्यूज नंबर 1 की, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, एंड द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। और क्या कर रहा है, टेम्परेचर जो है हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमेंस कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम। तो इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट कौन से किसकी है, ये ला किसने दिया था, तो ये बॉयल्स ला की स्टेटमेंट है कि अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, ये जो स्टेटमेंट है ये बॉयल्स ला की है। Which of the following statement about the crystalline solid is correct? नीचे दिए हुई कौन सी स्टेटमेंट्स में यानी कि स्टेटमेंट जो दी गई है उनमें से कौन सी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है? तो वो जो है दे हैव डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, उनके पास डिफाइनाइट यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप होती है। येस, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ओके, तो ये भी करेक्ट है। दे आर सिमेट्रिकली इन नेचर, वो सिमेट्रिकल हैं नेचर में। तो ये सारे जो हैं इसके करेक्ट आंसर्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इसे कि इसका आंसर यही होगा। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटीज़, तो ए एंड बी जो है कंसिडर किया जाता है इसका यूनिट, हम जो है पॉइस भी इसे कह सकते हैं, और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी ये सेम होता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है डैश इज़ द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन वाला एरिया जो है वो लाइटेस्ट यानी कि हल्के से हल्का, जैसे कि आपको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन हमारे पी और आप एन जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, पी और एन यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है, एटम के शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इसीलिए डैश इज़ द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटेस्ट पार्ट है। ओके, तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ये क्या होगी, फॉर्मेशन होगी इसकी सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, ये एक बॉन्ड होती है जो कि बिटवीन द केमिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ये मिलती है। उसके बाद ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच दैट डील्स विद द कन्वर्जेशन ऑफ हीट, जो कि कन्वर्जेशन ऑफ हीट से ताल्लुक़ रखती है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, यानी कि हीट से किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन से ताल्लुक़ रखती हो, तो उससे हम कहेंगे थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 6 यहाँ पे क्लियर होता है, थर्मोडाइनमिक्स जिसका आंसर था। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ दैट आर डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होती हैं। ठीक है, तो मास जो है वो बॉडी का डिपेंड कर रहा होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम इसे कहेंगे, तो इसीलिए
इसका आंसर जो था वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम कौन से हैं? तो काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम एंड इंथैल्पी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सच एज HCl completely dissolved in। ठीक है, तो completely dissolved in water। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज HCl। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, तो ये completely डिजोल्व होगा वाटर में। ग्रेटर द आयोनिक कैरेक्टर ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी। जितना आयोनिक कैरेक्टर ग्रेटर होंगे उतना ही बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी। उसके बाद डैश द ब्रांच ऑफ साइंस deals with the dash and the dash of the property, यानी कि प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, तो उससे हम कहेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मोस्टली डील कर रही होती है किस चीज़ से? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से। ठीक है, तो उसके बाद जो है देखेंगे नेक्स्ट वन, जो कि द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉरी, वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, विस्कोसिटी है, यानी कि किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी डिपेंड कर रही होती है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। यहाँ पे आप MCQs भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के जैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो एक लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी यानी कि हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, देन इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर वो क्या करता है? कुछ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि अब्जॉर्व करता है। तो इस स्टेटमेंट को किसने दिया था, किसने ये प्रीफर किया था? ला, यानी कि ये कौन सा किसने स्टेटमेंट दी थी? तो नील बोहर ने ये बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बोहर की स्टेटमेंट थी। द टाइप ऑफ कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि है द वर्टिकल कॉलम ऑफ अ पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड। तो वर्टिकल कॉलम्स जो भी होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से जो कॉलम्स पीरियडिक टेबल में अवेलेबल होते हैं, फिर ये जो लाइंस होती हैं इनके बीच, इनको पीरियड्स कहा जाता है। लेकिन ये इस तरह से जो लाइंस होती हैं उससे हम, यानी कि वर्टिकली जो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही हो और अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हैविंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल इज कॉल्ड। अब इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस, ठीक है, हैविंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका कहाँ पे होगा? s ऑर्बिटल में, तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको s ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा MCQs है नेक्स्ट, यानी कि जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द बोरिक एसिड। तो टेरा बोरिक एसिड जो है इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। व्हेन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स आर substituted, okay, when one or more हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे वापस से अंडरलाइन कहते हैं, व्हेन वन आर मोर यानी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो क्या हैं? सब्सटीट्यूट किए जाएं विद द हेलोजन एटम्स। ठीक है, हेलोजन एटम्स के साथ एटम्स, अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, उसे हम हेलो एल्कलाइन कहेंगे। ओके, उसके बाद एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ बोरॉक्स जो है वो एम्फोट्रिक होता है। ठीक है, एक्वेशियस सॉल्यूशन जो होगा बोरेक्स का वो क्या होगा? बोरेक्स का वो एम्फोट्रिक होगा। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद केरोलाइट, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है केरोलाइट इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इम्पोर्टेंट मिनरल क्या है? केरोलाइट है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट MCQs को, जो कि हैं अल्कलाइन मेटल्स आर
तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट, अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा, डज नॉट यानी कि एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करेगा। उसके बाद मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ऑफ ग्रुप, ठीक है, 4A 5A एंड 6A। मेटलॉइड्स क्या हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इन द लोअर हाफ ऑफ ग्रुप। अब लोअर हाफ ऑफ द ग्रुप में मौजूद होते हैं कौन से, 4A 5A एंड 6A के बीच में। तो ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है या रॉन्ग, तो ये ट्रू है, इट मीन्स ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शील्डिंग इफेक्ट, अब शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द डैश, ठीक है, एक्चुअली क्या है, रिपल्सिव फोर्स होता है। शील्डिंग इफेक्ट एक रिपल्सिव फोर्स होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में, ठीक है, फोर्स, तो हम रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। और वो एक क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट एक रिपल्सिव फोर्स होता है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजेंस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजेंस डैश डाउन द ग्रुप। अब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि MP एंड, ठीक है, एंड BP जो है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड HP, सॉरी BP एंड MP जो है, इसका क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप हेलोजेंस का क्या होगा, हेलोजेंस का इंक्रीज होगा। उसके बाद noble gases have dash highest value of ionization energy due to their complete outermost shells, क्योंकि हमारे पास नोबल गैसेस जो भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतने अलग से एक बॉक्स में कैद कर लेता हूँ, ठीक है, कैद कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनकी आलमोस्ट जो इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, आलमोस्ट नहीं बल्कि कंप्लीट ही होता है। तो इनके पास नोबल गैस है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इनके पास ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसके कंप्लीट होंगे क्या, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल यानी कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इसीलिए इसकी जो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन की वो ज़्यादा होगी। ओके, मेंडलीव इन हिज पीरियडिक टेबल, मेंडलीव ने अपने पीरियडिक टेबल में अरेंज द केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, ठीक है, मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के बुनियाद पे जो है वो इन्हें अरेंज किया था। उसके बाद जो है फिजिक्स का पोर्शन आता है, ठीक है, जिसमें इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डबल किया जाए तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो रिमेन सेम होगा। उसके बाद व्हेन अ वेक्टर एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलरली टू द फील्ड लाइंस, यानी कि एक वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर हो फील्ड लाइन से, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वो जो होगा ज़ीरो होगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है वो C यानी कि -1 नहीं होगा इसमें, आई थिंक 1 होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन B है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 ही होगी। ओके, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है, मीन्स के फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर मीडियम, उसके मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ओके, उसके बाद द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कैलकुलेट जो की थी वो मैकमिलन ने की थी, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे आप देख लें ज़रा सी, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाटर मार्क लगा हुआ है तो हो सकता है कि मैं इसे प्रोनाउंस करने में गलती कर दूँ। ओके, उसके बाद जो है वो फ्राड है, फ्राड इज़ द SI यूनिट ऑफ, फ्राड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, SI यूनिट। उसके बाद इंसर्टिंग a dielectric between the plates of a charge parallel plate capacitor,
अब चार्ज्ड पैरेलल कैपेसिटर प्लेट में क्या इंसर्ट किया जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक को, तो वो क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कैपेसिटेंस। ओके, डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब डाइलेक्ट्रिक जो है उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। कैपेसिटर स्टोर्स, अब जो है क्वेश्चन नंबर 40 जो है, अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पेयर। 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पेयर, 1 एम्पेयर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद डैश, अ बैटरी मूव्स अ चार्ज ऑफ 40 कूलम अराउंड अ सर्किट कांस्टेंट रेट जिसका है 20 सेकेंड्स। द करंट विल बी, करंट उसमें क्या होगा, 2 एम्पेयर होगा। ये आप फॉर्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स। अब इलेक्ट्रिक जो है जनरेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है कौन सी एनर्जी, यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर्स। ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है किस चीज़ के बीच में, जो करंट फ्लो कर रहा हो यानी ओनली कंडक्टर में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम मीटर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एक वायर है ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसको कट किया जा रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बिकम, क्या होगी, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। एस आई यूनिट ऑफ ई एम एफ इज सेम एज यूनिट ऑफ पावर। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो होगा वो है एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के एस आई यूनिट को बोला जाता है। उसके बाद बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज कैथोड रेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीम्स को हम क्या, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है वो हम कैथोड रेस हमें इसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ जो होगा, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।